गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम लोग आज टैली की इस क्लास में यहाँ पे टैली पढ़ने आए हैं और साथ में थियरी पोर्शन चल रहा है। अभी हम लोग का स्टार्टिंग फेज़ है। इससे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ टैली पढ़ रहे थे। इंट्रोडक्शन ऑफ टैली में सबसे पहला जो पार्ट था वो था हिस्ट्री ऑफ टैली। क्या था? हाँ, उसमें क्या करना था, आपको केवल ये क्लैरिफाइड था, ये समझना था कि आखिर ये जो इतिहास है हमें क्या बताता है। तो इतिहास हमको सिर्फ इतना बताता है कि ये कब बना, किसके द्वारा बना, क्यों बना, इस पे काम कैसे होता है, क्या क्या काम हम इस पे करते हैं और इसके फ़ायदे और नुकसान क्या है। इसको प्रॉज एंड कॉन्स बोलते हैं, है ना, पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ तक? नहीं। ओके, चलिए आज हम पढ़ेंगे गोल्डन रूल्स। गोल्डन रूल्स हमको लगता है क्लैरिफाइड था, तो एक बार हल्का सा रिवीजन कर देंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे ग्रुप्स। क्या पढ़ेंगे? ग्रुप्स, जो मोस्टली हार्डली इंपॉर्टेंट है। क्या है? हार्डली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ग्रुप हमारे समूह हैं। जैसे अभी हम यहाँ पे बच्चे बैठे हैं, सपोज कोई लड़का है, कोई लड़की है, ठीक है, ये आपका क्या है? ग्रुप है ना। आप मेल और फीमेल ग्रुप में ही आते हो। अनामिका है, एक लड़की का नाम है, इसको हम फीमेल में डालते हैं। ऐसा नहीं कि इसका नाम मेल नहीं हो सकता, लेकिन एक कैटेगरी बना दी गई है कि ऐसे नामों वालों को हम लड़की मानते हैं, ऐसे नामों को लड़का मानते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, तो इस बात को आप समझेंगे। सैमुअल बना सुलेमान, इसका कोई बहुत बड़ा मतलब नहीं, इसको धर्मांतरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाम चेंज हो गया तो उससे कोई इशू नहीं है। वो एक समझने की बस बात है कि आप मेल में हैं, आप फीमेल में हैं। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ तक? नहीं। वैसे ग्रुप हमारा इस्तेमाल होता है टैली में। टैली में प्रीडिफाइंड 28 ग्रुप्स होते हैं। कितने होते हैं? 28। उसको भी दो भागों में डिवाइड कर दिया गया मेजरली। फॉर एग्जाम्पल, प्राइमरी और सब ग्रुप। प्राइम ग्रुप इज अ ग्रुप वेयर वी मेंशन द मोस्ट प्रायोरिटेबल ग्रुप्स। अर्थ, प्राइमरी ग्रुप में हम लोग जो सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देने वाले खासम खास ग्रुप्स होते हैं उसको हम दर्ज करते हैं। सब ग्रुप में 13 नंबर ऑफ ग्रुप्स 13 होते हैं। इन ग्रुप्स में हम लोग क्या करते हैं, जो सेकेंडरी पोर्शन होता है टैली का उसको दर्ज करते हैं। चलिए एक एक करके मैं चाहूँगा कि प्रगति के ग्रुप का नाम लें और मैं उसको एक्सप्लेन करता जाऊँ, आप आराम से समझते जाएंगे। ठीक है। कैपिटल अकाउंट, यानी कि इनका कहना है कि सर प्राइमरी ग्रुप में जो पहला ग्रुप है वो है कैपिटल अकाउंट। तो प्राइमरी ग्रुप का मतलब मैं एक बार समझा दूँ आपको। प्राइमरी बना है प्राइम वर्ड से। प्राइम का मतलब प्रधान होता है। ठीक है, गांव में जो सबसे प्रमुख माना गया है उसे प्रधान माना गया है। मंत्रियों में जो प्रधान है उसे हम प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं। यस और नो? यानी भारत देश में प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कोई मंत्री नहीं है। राष्ट्रपति की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो खैर सबसे ऊपर है, लेकिन मंत्रियों की बात करें तो मंत्रियों दल में चाहे वो राज्य के हों चाहे वो केंद्र के हों, सबसे बड़े मंत्री कौन है? प्रधानमंत्री। यस और नो? वैसे ही ये ग्रुप जो है प्राइमरी ग्रुप सबसे बड़ा है। तो प्राइमरी ग्रुप का पहला ग्रुप प्रगति ने कहा कि सर कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट का मतलब होता है पूंजी खाता। क्या होता है? पूंजी खाता। इस खाते के अंतर्गत हम लोग व्यापार में एक मुश्त इकट्ठा रकम जो लगाते हैं उसे हम कैपिटल अकाउंट कहते हैं। ठीक है, जैसे सपोज करिए हमने एक इंस्टीट्यूट ओपन किया। चूँकि हमने ओपन किया, मतलब इस इंस्टीट्यूट को ओपन किया पिक्स नाम से, प्रिंस इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस, PICS। ओके, इसमें हमने प्रोजेक्टर लगवाया, AC लगवाया, फैकल्टी हेड ने, उसके बाद से बोर्ड लगवाया। ये सारी चीज़ों में क्या पैसा लगा, बारी बारी से आया सामान, लेकिन पैसा इकट्ठा ही तो लगा ना। ऐसा तो है नहीं ना कि आज प्रोजेक्टर लगाए और 1 साल के बाद बोर्ड लगेगा, 1 साल के बाद मार्कर आएगा। ऐसा तो है नहीं। बारी बारी से, मतलब समय का अंतराल थोड़ा था लेकिन सामान में पैसा खर्चा हुआ, उसको हम बोलेंगे कैपिटल अकाउंट। क्या बोलेंगे? पूंजी खाता। यानी कि व्यापार को फर्स्ट टाइम ओपन करने के लिए जो पैसा इकट्ठा लगाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल अकाउंट। सेकंड ग्रुप क्या बचा? बढ़िया, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व का मतलब होता है क्या? जिस फंड को आप रिजर्व कर लेते हो, पहले से रोक लेते हो, रख लेते हो साइड में, इमरजेंसी में इस्तेमाल करने के, उसको रिजर्व फंड बोलते हैं। बाइक में एक पॉइंट होता है, जब बाइक क्या होती है? रिजर्व में आ जाती है। किस में आती है? रिजर्व में आती है। वो उसका एग्जाम्पल इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक आपने देखा होगा E बना रहता है, MT का बना रहता है, पेट्रोल E और F, फुल और MT। तो MT के पास एक वाइट कांटा होता है। वाइट कांटे पे क्या होता है कि वहाँ पे गौर देख रहे होते हैं कि हमको चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। यानी E का मतलब ये होता है कि तेल आपका समाप्त होने वाला है। F का मतलब है कि तेल आपका फुल हो चुका है। E के पास क्या होगा? E के पास मतलब तेल खत्म होने की कगार पे है। F का मतलब फुल है। ख़त्म होने के पास भी वो जो सफ़ेद निशान इतना बना होता है वो ये इंडिकेट करता है कि तेल ख़त्म होने में थोड़ा बचा है, यानी पेट्रोल पंप तक गाड़ी आप ले जा सकते हो। और एक अच्छा एग्जांपल दे दूं मैं, आप जब कोई गुल्लक खरीदते हैं, बच्चे लोग खरीदते हैं, तो मामा ने चाचा ने पैसे दिए होते हैं, वो बच्चे पैसे बचा के रखते हैं। रोज़ जो हर महीने उनको पॉकेट मनी मिलती है, जेब खर्च मिलता है पापा मम्मी से, वो तो खर्च करते हैं।
जब वो पैसा खर्च हो जाता है, अचानक से किसी के लिए कुछ गिफ्ट लेना है या मोबाइल रिचार्ज करना है, बाइक में पेट्रोल डलवाना है, तब वो अपना रिजर्व फंड तोड़ते हैं, यानी कि अपना पिगी बैंक तोड़ते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? तो व्यापार में भी एक पिगी बैंक मान लो, एक सेविंग ऐसा फंड जो इमरजेंसी में आपके काम आता है, उस फंड का इस्तेमाल आप करके क्या कर सकते हैं, चीज़ों को इन्हांस कर सकते हैं, यानी कि आपदा में अवसर का काम कर सकते हैं। ठीक है, तो वो रिजर्व फंड कहलाता है। उसी के बाद उसमें लिखा हुआ रिजर्व एंड सरप्लस, जैसा कि प्रगति ने अभी बोला कि सर रिजर्व के साथ साथ सरप्लस भी लिखा है, यानी अगर कभी पिगी बैंक टूटा ही नहीं, व्यापार में कभी लॉस हुआ ही नहीं, गुल्लक कभी टूटी ही नहीं, कभी बाइक आपकी सफ़ेद कांटे पे ई कांटे पे आई ही नहीं, तो क्या होगा? एग्जैक्टली वो आपका सरप्लस कहलाएगा, यानी वो एक पूंजी तैयार हो रही है आपकी सेविंग के तौर पर। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ तक? नहीं। तो वो आपका रिजर्व एंड सरप्लस होगा, यानी रिजर्व फंड में जो पैसा बच जाता है, यूज ही नहीं होता, वो सरप्लस कहलाता है। नेक्स्ट, करंट एसेट्स। एसेट्स मतलब संपत्ति होती है, करंट मतलब चालू संपत्ति। यानी चालू संपत्ति का मतलब क्या होता है व्यापार में? व्यापार में चालू संपत्ति का अर्थ ये होता है कि जो भी धन या जो भी सामान गतिशील अवस्था में टर्नओवर करता है, यानी वित्तीय वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर में रोटेट कर रहा होता है, बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, प्रॉफिट आ रहा है, वो सब हमारे करंट एसेट्स हैं। क्या है वो? उनको बेच करके आप प्रॉफिट कमाते हो, यानी कि व्यापारी कमाता है, दुकानदार कमाता है, और वो संपत्ति ऐसा नहीं कि उसको रखेंगे तो उसकी कीमत में गिरावट आएगी। वो सिंपल सी बात, दुकान पे आप जाते हैं, 6 महीने बाद कोई सामान वो निकाल के ऐसे जाले में गर्दे में रखा होता है, पोंछ करके देता है या नहीं भी देता है, कहीं मिल नहीं रहा, आप उसके पास गए, उसने आपको दिया, तो डिब्बे पे जो प्राइस होगी एमआरपी से वही आपको वो लेगा। ऐसा नहीं कि भैया गर्दा लगा हुआ तो हम 20 रुपये कम देंगे, ऐसा हुआ है कभी? नहीं। मार्केट में शॉर्टेज कहीं मिल नहीं रहा, आपका मिल तो गया, आप थैंक्स अलग से बोलेंगे उसको। तो एमआरपी मतलब क्या? मैक्सिमम रिटेल प्राइस। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। नेक्स्ट, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट का मतलब होता है कि व्यापार में बैंक से लेन देन होता है ना, क्रय विक्रय भी चेक से करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, तो उसके लिए आप एक बैंक का लेजर क्रिएट करते हो। सारे बैंक जो बनेंगे वो बैंक अकाउंट ग्रुप में ही जाएंगे। नेक्स्ट, कैश इन हैंड, यानी व्यापारी हो गया, दुकानदार हो गया, कोई बच्चा हो गया जिसके हाथ में प्रेजेंट टाइम में, पॉकेट में, पर्स में, वॉलेट में जो पैसा है मौजूद तौर पे, वो उसका क्या है? कैश इन हैंड है। और व्यापारी की गले में, जिसको आप देखते हो निकाल के पैसा लेता है और देता है, गले में जो पैसा होता है वो क्या होता है? कैश इन हैंड। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। नेक्स्ट, डिपॉजिट्स। डिपॉजिट का मतलब जमा राशि। एक पैसे को कुछ लंबे समय के लिए एक बॉन्ड पेपर या एक कह सकते हो कि एग्रीमेंट साइन करके आपने बैंक में या कहीं पे डिपॉजिट कर दिया, जमा कर दिया, कुछ समय बाद वो पैसा यूज़ करोगे, वो डिपॉजिट कहलाता है। नेक्स्ट, बिल्कुल, लोन एंड एडवांस अकाउंट। लोन एंड एडवांस का मतलब ये होता है कि आप सपोज करो किसी को एडवांस दे रहे हो, लेकिन आप एडवांस दे रहे हो उसके लिए तो लोन है ना वो, लेकिन ब्रैकेट में एसेट लिखा होगा। एसेट का मतलब होता है कि जो बंदा एडवांस दे रहा है उसके लिए एक संपत्ति है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मेरा ये इंस्टीट्यूट है और मेरे वहाँ एम्प्लॉय है विनीत। विनीत ने कहा कि सर ऐसा है कि हमको आप एडवांस दे दीजिए, हमारी सैलरी क्या करिए, 6 महीने का एडवांस दे दीजिए। लोन समझ के वो इस एडवांस को लेता है, उस पैसे को वो 6 महीने में हर महीने 10-10 हज़ार रुपये सैलरी करके मुझे कटवा देता है। मतलब हर महीने जो काम वो करेगा उसमें से 20 हज़ार उसकी सैलरी बनती है, 10 हज़ार रुपये वो क्या कर रहा है, मेरा जो एडवांस उसने ले रखा है 6 महीने के सैलरी के अगेंस्ट पे उसने एडवांस ले रखा है, उसको हर महीने चुकाएगा। तो 6 महीने में क्या होगा, पैसा उसका हिसाब बराबर हो जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? यस और नो? तो हमने उसको लोन दिया, उसने एडवांस लिया, और अब क्या है, एसेट है हमारे लिए, संपत्ति है हमारे लिए। कैसे? वो जो लोन लिया बदले में 6 महीने काम करेगा, अगर काम नहीं करेगा तो क्या करेगा, अगर काम नहीं करेगा तो क्या करेगा, ठीक है, तो वो हमारा एसेट तब कहलाएगा जब आप संपत्ति के तौर पे, हम सिंपल सी बात है, वो एम्प्लॉय हमारा काम करेगा 6 महीने तक, हमने उसको एडवांस दे रखा है, उसने लोन ले रखा है। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। नेक्स्ट, स्टॉक इन हैंड। व्यापारी द्वारा जब माल बेचा जाता है तो जो भी गोदाम पे, दुकान पे उसके रैक में सामान रखा होता है वो सब क्या है, स्टॉक इन हैंड है। ठीक है, शाम को जब वो दुकान बंद करेगा, जो दुकान में माल बचेगा वो क्या बोलेगा, अरे आज तो ये वाले आइटम का इतना स्टॉक इन हैंड बचा हुआ है, यानी कि हमारे हाथ में इतना ही स्टॉक है बस अभी। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। नेक्स्ट, सन्ड्री डेबिटर्स। सन्ड्री डेब्टर्स ये एक ऐसा नाम है जो एक व्यक्ति, एक व्यापारी को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ये व्यक्ति व्यापार में माल खरीदने वाला व्यक्ति है। फॉर एग्जाम्पल, या तो ये उधार माल खरीदेगा या तो नगद माल खरीदेगा, लेकिन खरीद रहा दोनों केसेस में। यस और नो? सिंपल सी बात है, मैं सपोज करो मेरा पानी का प्लांट है, क्या है, पानी का, मैं पानी प्यूरिफाई करता हूँ,
और कोई आ रहा है वो बॉटल में पैक करवा के खरीद के लेके जा रहा है, शादी में, विवाह में, जहाँ पर भी, तो मैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो गया, मैं बना रहा हूँ, प्योरीफायर यूनिट हो गया, मैं प्योरीफाई कर रहा हूँ, बोतल में पैक कर रहा हूँ, वो मुझसे खरीद रहा है, तो वो खरीदेगा या तो वो उधार खरीदेगा या तो वो नगद खरीदेगा, यस और नो? दोनों केसेस में वो खरीद ही रहा है और मैं दे ही रहा हूँ, तो पाने वाला व्यक्ति, द रिसीवर जो होगा वो सन्डी डेबिटर होगा। क्या होगा? इन डाउट्स? कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। चलिए नेक्स्ट, करंट लाइबिलिटीज। अब लाइबिलिटीज का मतलब दायित्व, जिम्मेदारी होती है, एक ऐसी जिम्मेदारी जिसको आपको हर हाल में चुकाना है, हर हाल में पूरा करना है, हर हाल में निभाना है। इसका मतलब ये होता है कि सिंपल सी बात समझो, करंट है तो चालू है और लाइबिलिटी है तो दायित्व है, जिम्मेदारी है। जैसे आपने होम लोन लिया, एजुकेशन लोन लिया, वेडिंग लोन लिया, सपोज कार लोन लिया, बाइक लोन लिया, फ़ोन का लोन ले लिया, इनकी जो EMI, ईजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स, आसान मासिक किस्तें जो हर महीने आप देते हो, जो उसकी EMIs बनती हैं, उस पर इंटरेस्ट भी चार्ज होता है, उसको आप जो महीने महीने चुका रहे हो वो आपकी करंट लाइबिलिटी है। क्या है वो? अगर 2-3 किस्तें यानी 2-3 EMIs बाउंस होती हैं, बाउंस इन द सेंस टेक्निकल वर्ड है, फाइनेंशियल वर्ड है, कि नहीं चुकाते हैं, पैसा नहीं दे पाते हैं, भूल जाते हैं, तो ब्याज पे ब्याज तो लगेगा ही, कंपाउंड इंटरेस्ट तो लगेगा ही लगेगा, साथ में आपकी जो सिबिल होती है वो स्कोर ख़राब हो जाएगी। अगली बार से कोई कंपनी, कोई ब्रांड आपको लोन नहीं देगा, कहीं आपको लोन नहीं मिलेगा। दूसरी बात, आप अगर कोई मोटा अमाउंट ले रखा है आपने, जैसे मान लिया आपने होम लोन ले रखा है, तो आपके वहाँ कोर्ट से सम्मन भी आ सकता है, पुलिस भी आ सकती है, और आपका जिस पे आपने लोन ले रखा है, जैसे घर पे लोन लिया है तो ज़मीनी कागज़ दिए, तो ज़मीन और घर दोनों गिरवी रखे जा सकते हैं या उसकी नीलामी भी हो सकती है। सबसे वर्स्ट कंडीशन, सबसे बदतर हालात में बता रहा हूँ। कोई दिक्कत यहाँ था बच्चों? नहीं। पूछिए, आपका कोई सवाल था? सन्डी डेबिटर, इनका सवाल है कि सर सन्डी डेबिटर होता क्या है। इनको मैं बता दूं कि सन्डी डेबिटर, इनका क्वेश्चन था, मैं एक्सप्लेन कर दूं, बीच में ही मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। सन्डी डेबिटर का मतलब मैं आपको आतिफ 2 वर्ड में समझाऊंगा। पाने वाला पक्ष, जो भी व्यक्ति, प्ले है, प्ले, दैट्स ओके, प्ले ही रखो। इनका कहना है, आतिफ का कहना है कि सर सन्डी डेबिटर आखिर क्या होता है। तो सन्डी डेबिटर का मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति पा रहा हो, हमसे माल आप खरीदोगे, या तो आप नगद लोगे, या तो चेक दोगे, या तो उधार लोगे, लेकिन ले रहे हो दोनों कंडीशन में आप ही। तो आप हमसे पाओगे, आप डेबिटर, आप रिसीवर हो। मैं कौन हूँ? आपका क्रेडिटर हूँ, द गिवर हूँ, देने वाला व्यक्ति हूँ। हाँ पूछिए। हाँ, इनका कहना है कि देनदार, सर हिंदी में जो आपने डेफिनेशन लिखवाया था उसमें देनदार लिखा, देनदारी तो बनेगी ना उसकी। समझो मेरी बात, जैसे मान लीजिए आपने कोई सामान हमसे लिया, उधार ले लिया, बदले में क्या दोगे आप? पैसा दोगे ना, जो उधार का पैसा, माल का पैसा बाकी है, तो आपकी देनदारी बन रही है। और हम लेनदार, कौन सा लेनदार? अरे कहते हैं घर पे जो कर्जा लेके बैठे होते हैं, उनके घर जो मांगने वाले आते हैं, इनका कर्जा होता है कि पैसा वापस करो, वो कौन है? लेनदार। कौन है वो? उन्होंने पहले पैसा दे दिया आपको उधार, आज वो लेने आ रहे हैं, तो वो लेनदार हैं। और आपने माल हमसे उधार ले लिया है, आप पैसा दोगे हमको, तो आप देनदार हो। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। नेक्स्ट, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस। ये बहुत ही प्रायोरिटी वाला क्वेश्चन था। ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस का मतलब ये होता है कि आप ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में सभी कर, ड्यूटीज़ मतलब क्या होता है? जिम्मेदारी होती है। टैक्सेस मतलब कर होता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कर? हिंदी की बात कर रहे हैं, भारत देश में रहते हैं आप सब, उत्तर प्रदेश शहर के गोरखपुर में है, ठीक है। कर का मतलब होता है कि आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो, कोई सेवा प्रदान कर रहे हो, दोनों केसेस में आपको टैक्स देना पड़ता है सरकार को सिक्योरिटी के तौर पे। ये जो सुविधाएं आप ले रहे हो कि रोड पे चल रहे हैं, लाइट, पानी, बिजली, या जहाँ पर भी आप बैठे हैं, ये सब कौन सिक्योर कर रहा है? सरकार सिक्योर करती है। उसके लिए सेवा के लिए आपके लिए हॉस्पिटल्स हैं, आपके लिए रोड पे चलने के लिए आपकी ट्रैफिक पुलिस है, कोई और प्रॉब्लम कहीं रेजिडेंशियल इलाके में आ गया उसके लिए पुलिस है, उसके बाद कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए क्या है? CBI है, STF है, ATF है, सोल्जर्स हैं, आर्मी है। ये सब जो सेवाएं आपको दी जा रही है सरकार द्वारा, इसके बदले में उनको जो सैलरी जाती है वो आपके टैक्स से पे की जाती है। यानी सरकार के पास कोई खुद का पैसा तो है नहीं। जो पब्लिक की सिक्योरिटी सरकार मतलब ये समझो कि सरकार जो सर्विस पब्लिक को सर्व कर रही है, उसके बदले में वो आपसे टैक्स लेती है। उसी टैक्स, उसी रेवेन्यू को वो क्या करती है? अलग अलग महकमों में, डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है, जिसको आप सैलरी के नाम से जानते हो, ठीक है। तो वो क्या है? वो आपसे लिया गया टैक्स है। और टैक्स को देना हर एक सिविल की, हर एक व्यक्ति, हर एक नागरिक की क्या है? ड्यूटी है, जिम्मेदारी है। क्या है वो? और मैं आप सबसे ये बात अनुरोध कह लो, चाहे एक आदेश समझ लो एज अ टीचर,
आप सब लोगों को जो भी आप खरीदें, जहाँ पर भी आप जाएं, वहाँ पे आप पक्का बिल मांगें, उनसे कहें कि मेरे को जीएसटी का बिल बना के दो, चाहे मैं 100 रुपये का सामान लूँ, चाहे 1 करोड़ का सामान लूँ, ठीक है, वो आपका अधिकार है, क्योंकि आप तो टैक्स भर रहे हो। अगर वो बिल पक्का बना के आपको नहीं देगा तो क्या पता वो पैसा उसकी ब्लैक मनी में चला जाएगा, समझ रहे हैं, क्योंकि वो पक्का बिल आप मांगोगे नहीं और वो फिर उसके बाद हिसाब में वो चोरी करेगा, समझ रहे हैं आप लोग। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ तक? नहीं। नेक्स्ट, प्रोविजन। प्रोविजन का मतलब होता है क्या? उद्देश्य, यानी एक ऐसा उद्देश्य जो आप अपने दुकान से, अपने मकान से, अपने बिजनेस से या किसी भी एक प्रोडक्ट से जिससे आप पैसा अर्न कर रहे हो, कमा रहे हो, उससे आप फ्यूचर में चाहते हो कि मैं इससे कोई काम कर सकूं। जैसे आपने सोचा कि मैं जो बिज़नेस कर रहा हूँ, मैंने जो दुकान खोला हुआ, उस दुकान से मैं पैसे सेव करके, कमा करके ऑडी लूँगा, BMW लूँगा या एक और ब्रांच डालूँगा। तो आप एक गुल्लक में, एक साइड में एक पैसा क्या करोगे? इकट्ठा करोगे, उसको प्रोविजन फंड बोलो। क्या बोलोगे आप? हाँ, तो उस फंड का इस्तेमाल आप तब करोगे जब आपका वो पैसा इकट्ठा हो जाएगा, एक पूंजी तैयार हो जाएगी आपकी। उस पूंजी का इस्तेमाल आप आपदा में नहीं, अच्छे समय में इस्तेमाल करोगे, समझे आप। रिजर्व एंड सरप्लस क्या था? आपदा के लिए था, इमरजेंसी के लिए था, लॉकडाउन लगा था, किराया नहीं था किसी के पास। जो समझदार व्यापारी थे वो प्रॉफिट सेव किया करते थे अलग से, बुरे वक्त के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया और 3 साल आराम से किराया भरा। लेकिन जो लोग रोज़ कमाने खाने में विश्वास रखते थे कि हम कमाएंगे और खर्च करेंगे, वो क्या हो गए? बर्बाद हो गए, जेब से पैसा भरना पड़ा, लोन लेके किराया चुकाया उन लोगों ने। नेक्स्ट, सन्डी क्रेडिटर मैं बता चुका हूँ, ये आपका लेनदार होगा, ये पक्ष देने वाला होता है। जो भी माल सन्डी डेबिटर माल खरीदेगा वो सन्डी क्रेडिटर से ही खरीदेगा उधार में। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। नेक्स्ट, फिक्स एसेट्स। प्रगति को मैंने बता चुका हूँ पहले भी कि एसेट मतलब संपत्ति होती है, और आप सबको ये बात बताना चाहता हूँ कि फिक्स का मतलब होता है एक ऐसी संपत्ति जो एक लंबे समय के लिए आपके निजी इस्तेमाल के लिए रहने वाली है। जैसे मान के चलो फॉर एग्जाम्पल आपने बाइक खरीदी, उस बाइक को बेचना नहीं है, उस बाइक को बेचना नहीं है, ठीक है। दिवाली में आप बाइक खरीद रहे हो अपने इस्तेमाल के लिए, और उसका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? कि उसका इस्तेमाल हम इसलिए भी करते हैं कि भाई बच्चा है, गिफ्ट दे दिया, कोई घर में बड़ा है, उसको बाइक चाहिए थी, बाइक दिला दिया। अब ऐसा तो है ना कि आप उस बाइक को लिए और फिर बेचोगे और बेच के प्रॉफिट मिलेगा। तो आपके फिक्स एसेट पे आपको कोई बेचने पे प्रॉफिट नहीं मिलता है, उसकी कीमत में गिरावट आती है। उस गिरावट को हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन, ठीक है। और वो खुद के इस्तेमाल के लिए होती है। आप एक वर्ड में बोलो, यूज्ड प्रोडक्ट। क्या बोलोगे? यूज प्रोडक्ट, जिसका इस्तेमाल आपने कर लिया है, जिसका सील खुल चुका है, जिसको आप यूज कर चुके हैं, बात खत्म, दैट्स इट। वो आपका क्या होगा? फिक्स एसेट्स। नेक्स्ट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट मतलब निवेश। अब आप कहोगे सर कैपिटल अकाउंट और इन्वेस्टमेंट में अंतर क्या? कैपिटल अकाउंट में आपने फर्स्ट टाइम अपने व्यापार में पैसा लगा दिया, व्यापार चल रहा है, व्यापार से प्रॉफिट आने लगा, फिर आपने इन्वेस्टमेंट नाम का एक ग्रुप खोला, अलग से एक गुल्लक खोली इन्वेस्टमेंट नाम की। उस गुल्लक में आप पैसा, धन झोंके जा रहे हो, पैसा भरे जा रहे हो। वो पैसा क्यों भर रहे हो? कि आप अभी नहीं, कल नहीं, 1 महीने बाद नहीं, 5 साल बाद जो पैसा इकट्ठा किया इन्वेस्टमेंट के नाम से, उसको आप वहाँ लगाओगे और उस पैसे से क्या करोगे? लॉन्ग टर्म में, कहाँ पे? लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट गेन करोगे। फॉर एग्जाम्पल ज़मीन खरीद ली आपने, विनीत के पापा ने बम्बई में ज़मीन खरीदी, अभी उसका कोई मूल्य नहीं है, अभी तो भाई बहुत महंगी खरीदी उन्होंने, लेकिन 5 साल बाद उसकी कीमत क्या होगी? सिंपल सी बात है, 10 गुना 20 गुना, जितना भी आप उसका अंदाज़ा लगा पाओ, बढ़ जाएगी। तो ये क्या था? ये इन्वेस्टमेंट था। तुरंत प्रॉफिट नहीं मिलेगा, कुछ समय के बाद, उसको लॉन्ग टर्म बोलते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। नेक्स्ट, कह रहे हैं कि लोन है, अंदर में वो क्या है? लाइबिलिटी कही जाती है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी या लाइबिलिटी दोनों वर्ड सेम है, मैं समझा देता हूँ कैसे। लोन अगर आपने ले रखा व्यापार पे, उसको क्या बोलते हैं? बिजनेस लोन। क्या बोलते हैं? बिजनेस लोन। आपने दुकान दिखा के लोन ले रखी है, लेकिन लोन की भी तो EMI जाएगी, लोन का भी तो पैसा भरना होगा, वो क्या है? आपकी लाइबिलिटी है। ये आपका फाइनेंशियल वर्ड है। आपके कैजुअल वर्ड्स में, नॉर्मल वर्ड्स में क्या होगा? ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका दायित्व, आपकी जिम्मेदारी कि आपको हर महीने EMI चुकानी है, वरना लोन पे ब्याज तो लगेगा ही। फिर वही वाली बात कि ब्याज जब बहुत बढ़ेगा तो क्या होगा? जिस चीज़ पे लोन लिया वो सामान भी बिक जाएगा, जिसको मॉर्गेज बोलते हैं। क्या बोलेंगे? हाँ, बैंक उस पर कब्जा कर लेगी, नीलामी कर देगी। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। नेक्स्ट, बैंक OD अकाउंट का मतलब क्या होता है? ऑन डिमांड ओवरड्राफ्ट कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ऑन डिमांड ओवरड्राफ्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑन डिमांड ओवरड्राफ्ट? ऑन डिमांड का मतलब होता है खाते में, बैंक में पैसा नहीं है, लेकिन हर महीने 20,000 25,000 रुपये फिक्स है कि आपका हर महीने खाते में आ जाता है, आता है। तो जब वो आता है वो पैसा, तो आप क्या करते हो? पैसा यूज़ करते हो, निकालते हो, ट्रांजेक्शन दिखाते हो, यस और नो? दिखाते हो ना?
ओके, तो जैसा कि मैंने बताया आपको अभी भी कि आप अगर लोन लेते हो तो क्या होगा, आपको मॉर्गेज कर लेगा लेट्स से। इसके बाद क्या है नेक्स्ट, अच्छा हाँ ओडी अकाउंट। ओके, तो ओडी अकाउंट का मतलब ऑन डिमांड ओवरड्राफ्ट अकाउंट। इस अकाउंट में पैसा आपको हर महीने 20-25 हज़ार रुपये आ रहा है। सपोज मान के चलिए कि बहन को लड़के वाले आगे देखने, पैसा आपके अकाउंट में था नहीं, आप किसी और से मांगने जाएंगे, उससे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम जो आप करेंगे वो ये करेंगे कि उसी बैंक के बैंक मैनेजर को आप एक लेटर लिखेंगे और उस लेटर में आप ये शो कर देंगे कि सर ऐसा है। तो इसका मतलब ये था कि वहाँ पर आप क्या करोगे, आपने बैंक मैनेजर को यानी कि प्रबंधक महोदय को आपने एक लेटर लिखा, एक एप्लीकेशन लिखा, एक प्रार्थना पत्र लिख दिया आपने कि सर मेरे खाते में हर महीने फलां तारीख को इतना पैसा आता है, मेरे खाते की गुडविल पे, किस पे, गुडविल पे, यानी मेरे व्यवहार को देखते हुए मेरा खाता 5 साल पुराना है और मैं इस बैंक का 5 वर्षीय यानी कि 5 साल पुराना खाता धारक हूँ। कौन हूँ, हाँ खाता धारक यानी कि मैं अकाउंट होल्डर हूँ और मेरे गुडविल के बिहाफ पे कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कोई लोन टाइम पे भरा नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरा अकाउंट जीरो रहा हो, पैसे हमेशा आते हैं, उसकी गुडविल पे 50% मेरे को अभी ऑन डिमांड लोन दिया जाए, ऑन डिमांड, जिस पे कोई ब्याज चार्ज नहीं होगा। और मैं ये खुद अपने हाथ से ये बात लिख कर बताता हूँ कि 1 महीने बाद या 15 दिन के बाद जब पैसा मेरे अकाउंट में आए तो जो 50% 10,000 रुपये आपने मेरे अकाउंट मेरे को दिया है लोन एडवांस में, वो पैसा बिना बताए काट लिया जाए। उसको हम क्या बोलेंगे, ऑन डिमांड अकाउंट। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। नेक्स्ट, बैंक ओसीसी अकाउंट यानी ऑन क्रेडिट कैश बोलते हैं इसको, यानी कि आप एक क्रेडिट कार्ड लेते हो, बैंक आपको देती है आपकी, वो भी गुडविल पे होता है, वो भी सपोज करो एफडी है 1 लाख रुपए की आपकी, आपने एफडी बैंक में रखी हुई है फिक्स डिपॉजिट और उस पैसे को आप यूज़ नहीं करना चाहते हो, मत करो, उस एफडी के बिहाफ पे 85% का लोन उस क्रेडिट कार्ड पे बैंक आपको देती है। मैं समझा देता हूँ, वो पैसा सैचुरेटेड होता है, कैसे बताता हूँ। आपको बैंक ने लोन दिया 85%, कितना हो गया 1 लाख का, 85,000 हो गया, कितना हो गया 1 लाख रुपए का 85% कितना होगा 85,000, 85,000 रुपये हो गए। 85,000 45 दिनों के लिए आपके हैं एज अ लोन, 44 दिन तक उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उस 85,000 की शॉपिंग कर सकते हैं, गाड़ी बाइक कुछ भी खरीद सकते हैं उस प्राइस में जो आ जाए, ठीक। 45 दिन के बाद एक बिल बनती है, उस बिल पर 3.5% इंटरेस्ट चार्ज होता है, 3.5% ब्याज चार्ज होता है, कितना 3.5%। अगर 45 दिन से पहले आपने पैसा भर दिया, जैसे मान लो आपकी 1 लाख की सैलरी है और 1 लाख आपने क्या कर लिया, क्रेडिट कार्ड ले लिया और 1 लाख रुपए दबा के खर्चा किया, 1 लाख कहीं खर्च हो गया होगा, फिर 1 तारीख को एक पैसा आपका आ जाएगा, तो 1 तारीख को जैसे ही पैसा आएगा 45 दिन से पहले आपको पैसा भर देंगे जो आपने लोन अमाउंट ले रखा है, तो कोई चार्ज आपको नहीं देना है। अगर नहीं भर पाएंगे तो क्या होगा, उसकी EMI बनेगी या फिर वो अमाउंट लोन अमाउंट पे क्या होगा, इंटरेस्ट चार्ज होगा, कितना 3.5%, यानी 1 लाख रुपए अगर लोन लिया है आपने तो 1 लाख पे 3.5% कितना होगा 1 महीने का 3,500, 3,500 रुपये, कितने हो गए 3,500 रुपये, ये आपका ब्याज लगेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, वो भी 45 दिन के बाद लगना शुरू होगा, फिर हर महीने लगेगा। नेक्स्ट, सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन का मतलब होता है, मान लो कोई बहुत बड़ी कंपनी है, मानना क्या है, बहुत सारी कंपनियां इंडिया में हैं, टाटा हो गई, बाटा हो गई, जियो हो गई, सब कंपनियां क्या हैं, इनकी जो इन्वेस्टमेंट है, इनका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है भारत में वो बहुत बड़ा है, क्या है, यानी कि ये भारत से भागने वाले में से कंपनियों में से नहीं है। क्यों नहीं है, मैं उसका रीज़न बता दूं क्यों नहीं है। लैंड में बहुत इन्वेस्टमेंट कर रखा है, किसमें, लैंड में, ज़मीन में। बताते हैं कि गुजरात में टाटा का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, भारत का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो, ठीक। गुजरात में गोरखपुर शहर के बराबर या इससे भी बड़ा कह लो उनका प्लांट है, जितने में खाली गाड़ियां बनती हैं, वहाँ पे फ्रेम्स बनते हैं कार्स के, सोचो गोरखपुर शहर से बड़ा है वो, समझ रहे हैं आप लोग। ऐसे हीरो का भी है राजस्थान अलवर में, कहाँ पे, अलवर राजस्थान में। हीरो मोटर कॉर्पोरेशन लिमिटेड 2 पहिया बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी मोटर कंपनी है, मोटर बाइक कंपनी है, दुनिया की सबसे बड़ी, समझ रहे हैं। और इंडिया की नंबर 1 सेलिंग कंपनी है। 10 करोड़ गाड़ियाँ उन्होंने बेची 2 साल पहले, 10 करोड़ बाइक चल रही है हीरो की, ऑन गोइंग है अभी, समझ रहे हैं आप लोग। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो आप ये समझ लो मोटी मोटा क्या है कि ये जो मैं बता रहा हूँ आपको वो एक्चुअली क्या है, सिक्योर्ड लोन, यानी ये कंपनी अपने शेयर्स लॉन्च करती है। क्या लॉन्च करती है, शेयर। आप शेयर्स खरीदते हो 1000 शेयर 2000 शेयर, तो आप जिस कंपनी में पैसा लगा रहे हो वो सिक्योर्ड लोन है। क्या है वो, अब ऐसा नहीं कि कंपनी डूबेगी नहीं, बिल्कुल डूबेगी, लेकिन
ऐसे ही जो शेयर्स के साथ साथ जो अपनी कंपनी के बाइंग शेयर्स निकालती है, जैसे मान लो पार्टनरशिप देती है किसी को, तो पार्टनर्स क्या करेंगे, कंपनी में पैसा लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पैसा लगाएंगे। और वो पैसे जो भी स्पॉन्सर सुना होगा आप लोगों ने, एमआरएफ टायर बनाती है, बल्ला बैट नहीं बनाती। सचिन के बल्ले पे क्या होता है, एमआरएफ लिख के आता है, यस और नो। कंपनियां स्पॉन्सर कर रही हैं कि सचिन अपने जर्सी, अपने कपड़े पे तुम ये लिखो, एमआरएफ लिखवाओ, अपने बैट पे एमआरएफ लिखवाओ। यानी वो प्रचार करने के लिए पैसा दे रहे हैं। यानी वो जो मैच हो रहा है वो सरकार के पैसे से नहीं हो रहा है, कंपनियों के स्पॉन्सरशिप से हो रहा है। कंपनी ने हाथ हटा लिया तो क्या होगा, मैच नहीं हो पाएगा। हो पाएगा क्या, नहीं। क्यों, एडवर्टीजमेंट का पैसा जा रहा है। किसका जा रहा है, प्रचार का। समझ रहे हो आप लोग। तो ये देश सरकार नहीं, उद्योगपति चला रहे हैं, बिजनेसमैन चला रहे हैं। समझ रहे हैं आप लोग। अब वो बिजनेसमैन सिक्योर्ड है कि अनसिक्योर्ड है, ये आप उसके कर्म से डिसाइड करोगे। नीरव मोदी याद है, उसका इन्वेस्टमेंट डायमंड्स में था। किस में था, तो डायमंड्स क्या है, रिसेलेबल है। उसको उठाए, झोले में भरे, लेके चले गए। फॉर एग्जाम्पल उसको कहीं भी जाके आप किसी भी एक्सचेंज पे बेच सकते हो, देश या विदेश में। ये सर नो भाई, वो तो आवागमन हो रहा, लेन देन हो रहा ना उसका। जमीन तो थी नहीं उसके पास। कोई ऐसा तो नहीं कि डायमंड पैदा कर रहे हैं, बना रहे हैं तो अपनी वो फैक्ट्री लेके भाग पाएंगे, नहीं भाग पाएंगे। उससे मतलब तो है नहीं। मतलब किससे था, वो उसके बिजनेस करते थे, खरीदना और बेचना। ठीक, टाटा मोटर्स अगर भागना चाहे तो नहीं भाग सकती। क्यों, क्योंकि भाई उसका काम ही ऐसा है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वो यहाँ पे रहती है, मेड इन इंडिया। उसके फ्रेम्स, उसके जो स्टील, उसके जो पार्ट्स हैं वो यही बनते हैं। टाटा एक कंपनी, टाटा एक ग्रुप ऑफ कंपनी है। 38 कंपनियाँ हैं टाटा की। टाटा स्टील, टाटा पावर, मैं कितनी गिनवाऊँ, टाटा मोटर्स हो गए। समझ रहे हैं आप लोग। टाटा नमक आप तो खाते ही हो ग्रोसरी आइटम में। तो बहुत सारी कंपनियाँ ऐसी मौजूद हैं यहाँ पर। क्या करती हैं ये लैंड में इन्वेस्ट करती हैं। इनका जो फैक्ट्री, इनका जो यूनिट है, उसी से पैसा आता है। और इस पर अगर आप पैसा लगाते हो, जो लोग पार्टनरशिप करते हैं, तो मान लो कंपनी अगर वादा कर रही है कि हम आपको प्रॉफिट देंगे। क्या देंगे, मेरी कंपनी में आप 10 करोड़ रुपया लगाइए। कितना लगाइए, 10 करोड़ रुपया। तो मान लो रुक्मणी जी ने मेरी कंपनी में 10 करोड़ रुपया लगाया, मैं टाटा मोटर्स हूँ, 10 करोड़ लगाया, मैंने एक नई गाड़ी लॉन्च कर दी। क्या कर दी, टाटा सफारी का नया मॉडल लॉन्च किया। अगर वो मॉडल सक्सेसफुल हो गया, खूब बिका, तो मैं जो इनको वादा किया था कि आप 10 करोड़ लगाइए, मैं आपको 25 करोड़ वापस करूंगा 1 साल के बाद, तो मैं 25 करोड़ वापस कर दिया। अगर वो गाड़ी मॉडल फेल हो गई, सक्सेसफुल नहीं हो पाई, तो 1 साल के बाद जो मैंने वादा किया था कि आपका मूलधन नहीं डूबेगा, 10 करोड़ इनको वापस कर दूंगा सम्मान सहित, विदाउट प्रॉफिट। इसको बोलते हैं सिक्योर्ड लोन। क्या बोलते हैं, कि आपने जिसको लोन दिया, जिसको पैसा लगाया, वो डूबेगा नहीं। अनसिक्योर्ड लोन, सहारा, बहुत पैसा झोंका लोगों ने, LIC छोड़ के सहारा में चले गए, सहारा ही चली गई। और सहारा चलाने वाला भी बेसहारा हो गया, वो भी चला गया। इज़ नॉट नो मोर। मतलब ये मजाक नहीं है, मजाक की बात नहीं है। ही पासेस अवे सून। ही वॉज अ ग्रेट मैन, अच्छा आदमी था वो, ही वॉज अ नाइस मैन, सुब्रत रॉय। और अगर देखा जाए तो उस इंसान का जो विजन था वो बहुत अच्छा था। आप गोरखपुर शहर में होंगे तो एक बार यहाँ पे जो जू है, चिड़ियाघर, उसके बगल में आप जाएं, सहारा स्टेट देखेंगे आप। वो आज नहीं बना, बहुत साल पहले बना था। और क्या डिज़ाइन सोसाइटी बनाई उसने। उसी के अंदर आपको वाटर पार्क मिल जाएगा, जिम मिल जाएगा, रनिंग एरिया मिल जाएगा, पार्क मिल जाएगा, साथ ही साथ मंदिर मिल जाएंगे आपको। समझ रहे हैं, स्कूल मिल जाएगा, RPM स्कूल्स के अंदर है, HP स्कूल्स के अंदर है। समझ रहे हैं, खाना पीना सब कुछ अंदर मिल जाएगा, चौराहे मिल जाएंगे आपको, स्कूल के साथ साथ आपको ट्यूशन वहाँ मिल जाएंगी, आपको पार्किंग मिल जाएगा। यानी एक पूरा स्टेट बना दिया था उसने जोन को। तो ये सहारा का विजन था। सहारा की अपनी एयरलाइंस थी, सहारा खाने का सारा प्रोडक्ट बनाता था, चावल दाल जो भी है। समझ रहे हैं आप लोग। ठीक है, अच्छा वक्त बुरा वक्त बिजनेस में यही तो होता है, लॉस या प्रॉफिट कभी बराबर नहीं चलता कुछ भी। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, पक्का ना। तो आगे बढ़े इसके बाद। ठीक है, अगला क्या, सस्पेंस अकाउंट। नाम में ही काम छिपा। सस्पेंस मतलब क्या होता है, जिसका आपको पता ना चले, पहले से अनुमान ना हो। फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए, मान के चलिए विनीत की शादी है, प्रगति गई है शॉपिंग करने अपने लिए। तो प्रगति को कौन सा लहंगा कितने का पसंद आएगा, ये कोई कंफर्म थोड़ी है। एक बजट लोग बनाते हैं, लेकिन वो कभी पूरा नहीं होता है। या तो नीचे आएंगे तो ऊपर जाएंगे, कभी बराबर पे नहीं होगा। यस और नो, है ना। सिंपल सी बात है, लोग खाने का नहीं बना पाते हैं। अभी सिंपल सी बात है, देखिए सत्या गए थे गाँव, कहे सर ऐसा 2 प्लेट मोमो खाएंगे, गए तो 4 प्लेट खा के आ गए। पैसा 40 रुपये उधार है 2 प्लेट का। तो क्या है ये, इसका मतलब होता है कुछ चीज़ों का आपको पहले से अनुमान नहीं होता, अंदाज़ा नहीं होता, है ना। आप हमेशा देखना कुछ चीज़ें बजट के ऊपर जाती हैं। तो उस केस में जो भी पैसा आप गले से निकालोगे खर्चा करने के लिए, तो पैसा निकाल लोगे, सस्पेंस अकाउंट में डाल के छोड़ दोगे। जैसे आपने किनारे कहीं लिख दिया कि हमने 50,000 निकाला है, उस 50,000 को खर्च कहाँ किया ये अभी बताया नहीं आपने।
जब जाएंगे पूरा खर्च हो जाएगा, सबका बिल मिल जाएगा, तो बिल लगा के पेमेंट शो कर देंगे कि हमने यहाँ यहाँ इसको खर्चा किया। समझे आप लोग? तो मान लो शॉपिंग के लिए प्रगति गई, विनीत की शादी है, अभी तो मंगनी है, शादी मान लो। तो शादी में जब वो जाएगी तो पहले उसने लहंगा परचेज़ किया, उसके बाद से उसने सैंडल्स ली, जो भी उसको लेना था उसने लिया, आउटफिट जो भी उसको पसंद आया उसने लिया। पैसा जो पापा से उसने मांगा, वो कहा कि 50,000 भेज दीजिए, बाकी कम बेसी होगा तो। कम नहीं पापा, बेसी मान के चलिएगा, लेकिन आप भेज दीजिएगा 50,000। उन्होंने 50,000 भेजा। इसने क्या किया, साइड में सस्पेंस अकाउंट लिख करके 50,000 डाल दिया उसमें, फ्रॉम पापा द्वारा। ठीक, गई, खर्च किया, और जैसा कि इसने कहा था 50,000 की जगह 95,000 का खर्चा आ गया, जस्ट डबल। थोड़ा बेसी, पापा ने फिर फटकार भी लगाई, तुमने थोड़ा बेसी कहा था, दुगुना तो बोला ही नहीं तुमने। इसने खर्च कर दिया। अब जब वो बिल पेश किया, पापा ने कहा ठीक है बिल भेजो, तो क्या इसने शो किया, लहंगा इतने का, बूट्स इतने के, उसके बाद डेकोरेशन वाले को जो ऑर्डर दिया वो इतने का, फिर जहाँ पे सेल्फी वाला पॉइंट बनेगा वो इतने का, सारे खर्चे उसने बताए। तो पापा ने डिफरेंशिएट किया, उसमें अंतर पता किया कि ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, ये मिसलिनियस हो गया, ये फूडिंग हो गया, ये ट्रैवलिंग हो गया, ये डेकोरेटिव हो गया। समझ रहे हैं आप लोग? तो वो खर्चे डिफरेंशिएट करके अलग अलग करके हम वहाँ पे शो करेंगे कि हाँ भाई ये खर्चा इस चीज़ के लिए किया गया। तब वो सस्पेंस नहीं रह गया, सस्पेंस क्या कन्वर्ट हो गया, एक्सपेंसेस में कन्वर्ट हो। किस में हो गया? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? नेक्स्ट। बिल्कुल, मैं अभी इसका जिक्र कर चुका हूँ। मिसलिनियस का मतलब होता है फुटकर खर्चे, जिन खर्चों का नाम दिखाना आपको लगता नहीं कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और इम्पॉर्टेंट कब नहीं लगता? जब उसकी कीमत बहुत कम हो। अब 2 रुपये का रबड़ खरीदेंगे आप स्टेशनरी के लिए, तो क्या करेंगे, मिसलिनियस में डाल देंगे, फुटकर खर्चे। अब ये थोड़ी बताएंगे पापा 2 रुपये का रबड़ लेके आ रहे हैं, नहीं बोलेंगे ना आप। तो आप बस क्या करेंगे, 2 रुपये रबड़ लेके आए, बताएंगे भी रबड़ लेने गए थे, यस और नो? चलिए नेक्स्ट। ब्रांच एंड डिवीजन। आप जिस ब्रांच में बैठे हैं ये मेन ब्रांच है पिक्स की। पिक्स क्या होता है, मैं बाबा पिक्स बोल रहा हूँ, PICS, प्रिंस इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस। इसकी सेकंड ब्रांच आजमगढ़ में। कहाँ पे है? आजमगढ़ में। हेडक्वार्टर मेन ब्रांच, सेकंड ब्रांच आजमगढ़। ब्रांच का मतलब क्या होता है? पेड़ के तौर पे देखोगे साइंस के अकॉर्डिंग, शाखाएं, टहनियाँ। जड़ क्या होती है? हेडक्वार्टर क्या होता है? रूट, स्टेम। समझ रहे हैं आप लोग? और ब्रांचेस क्या होते हैं? वो सारे कॉमन ही होते हैं सारे ब्रांचेस, लेकिन मेन एक जो होता है वो क्या होता है? वो स्रोत होता है। सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है आपकी? फूड, खाना। यस और नो? अब अंगुलियों में अंतर क्या करेंगे? ये उंगली भी ऐसे ही काम करेगी जैसे ये वाली काम करेगी, बस हाथ कमजोर या मजबूत होता है, लेकिन है तो प्रायोरिटी सेम ना सबकी, हाथ ये भी। यस और नो? लेकिन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? दोनों हाथ को कौन चला रहा है? आपकी बॉडी का जो आपका कौन सा लेवल है? कौन सा लेवल है? साइंस नहीं पढ़ गया क्या आप लोग? बॉडी का कौन सा लेवल सोर्स ऑफ एनर्जी पैदा करता है हम लोग की? अरे नर्वस सिस्टम, आपका नर्वस सिस्टम, आपका डाइजेशन सिस्टम, आपका इम्यून सिस्टम। इतने कोरोना में सब लोग बचे हुए थे, सब लोग सुने थे इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ, स्टेमिना बढ़ाओ। चलो ठीक है, हो जाता है, ठंडी बहुत है ना। चलिए अगला क्या है इसके बाद? सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट का मतलब होता है बिक्री खाता। इस खाते के अंतर्गत जो भी व्यापारी माल बेचेगा प्रॉफिट कमाने के लिए, वो सेल्स अकाउंट में दर्ज करेगा। सेल्स नाम का एक लेजर बनाओगे, अंडर ग्रुप डालोगे सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट, परचेस अकाउंट। माल बेचने के लिए आपको किसी न किसी से खरीदना भी पड़ेगा, जिससे आप खरीदोगे वो आपका कौन होगा? संडी क्रेडिटर होगा, और ये जो अकाउंट होगा वो परचेज होगा। परचेज अकाउंट जाएगा परचेज अकाउंट के अंदर में। नेक्स्ट, डायरेक्ट इनकम। ये क्या होती है? एक ऐसी इनकम होती है जो आपकी मेन सोर्स ऑफ इनकम है, कमाई का मुख्य जरिया। फॉर एग्जांपल आपके पापा सैलरी पे कहीं काम कर रहे हैं, उनके लिए वो सैलरी क्या है? डायरेक्ट इनकम है। लेकिन घर पे किराएदार भी रखा हुआ है, वो किराएदार से जो रेंट आ रहा है उससे आपका खर्चा नहीं चल रहा, लेकिन खर्चा चलने में मदद हो रही है, सहायक है, हेल्पफुल है। यस और नो? तो जो किराया आ रहा है वो एक साइड इनकम है। क्या है? जिसको आप इनडायरेक्ट इनकम बोलते हैं। इसके बाद जो ग्रुप है मैं वो भी बता दे रहा हूँ। इसके बाद जो आएगा वो क्या होगा? इनडायरेक्ट इनकम। यस और नो? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? नेक्स्ट, डायरेक्ट एक्सपेंस। ऐसे खर्चे जो मुख्य खर्चे होते हैं व्यापार में, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो पैसा बहुत तेज बहाया जाता है, कैश फ्लो किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। जैसे मान लो, सपोज करो सत्या की समोसे की दुकान है, सत्या समोसा बनाता, हलवाई है अपनी दुकान पे, कोई शर्म की बात नहीं है, धंधा कोई भी हो, धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है ना, और कोई भी धंधा छोटा नहीं होता। तो इन्होंने क्या किया? समोसा बनाने के लिए क्या किया? पाम ऑयल लेके आए, जो भी तेल यूज़ करते हो, सोयाबीन, पाम ऑयल जो भी है, देसी घी, व्हाटएवर यू वांट, लेके आए।
उसके बाद आलू लाए, बेसन लाए, मैदा लाए, जो भी लेके आए, जो प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं उसमें जो पैसा लग रहा है उसको बनाने में, डेवलप करने में, क्रिएट करने में, है ना, कुक करने में, उस पर क्या करेंगे, उस पैसे को डायरेक्ट एक्सपेंस में डालेंगे। किस में डालेंगे? क्यों? प्रोडक्ट को बनाने में काम आ रहा है, जब बनेगा तो बिकेगा कैसे? यस और नो? नेक्स्ट। बिल्कुल। समोसा बेचने के लिए एसी लगा रखा है, पंखा लगा रखा है, बड़ा सा प्रचार बाहर बोर्ड लगा रखा है, ठीक है। ये सारे काम जो वो कर रहे हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस, साइड खर्चे, यानी कि व्यापार को चलाने के लिए, बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए जिन खर्चों को आप करते हैं वो सारे क्या होते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, साइड खर्चे। यस और नो? बढ़िया। नेक्स्ट। ठीक है, ये ग्रुप इसी के साथ समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। जिसको नहीं समझ में आया होगा रिप्ले करके बार बार देखेगा। यूट्यूब पे एक फीचर होता है स्पीड ट्रैक का, स्पीच रेट का, उसको आप लोग क्या करेंगे, स्पीड आगे पीछे कर लिया करेंगे बारी बारी से, और स्लो और फास्ट कर सकते हैं। 1x, 0.5x, 0.75x करके आराम से सुन सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि मैं बहुत तेज़ या बहुत जल्दी मैंने नहीं बोला होगा। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।